नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ, ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं मेरे बच्चों की एजुकेशन के नाम पर मेरे बैंक अकाउंट में सेंध तो नहीं लगाई जा रही है। आज माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सब कुछ बलिदान करके, बहुत अधिक फीस जमा करके भी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इसी बात की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बहुत सारे स्कूल और स्कूल माफिया आपके बैंक अकाउंट पर सेंध लगा रहे हैं। स्कूल माफिया और राजनेता इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि इससे बढ़िया बिजनेस का कोई नया रेवेन्यू मॉडल हो नहीं सकता है। एक बार बच्चा हमारे स्कूल में आ जाए तो सालों साल तक निरंतर लगातार हमें वो रेवेन्यू देता रहेगा। मैंने किसी प्राइवेट स्कूल को टारगेट ना करते हुए मैंने बहुत सारे स्कूल्स की जो फीस स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन किया। तब मुझे पता चला कि किस किस तरह से वो अलग अलग फीस वसूली के नाम पर आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाते हैं और आपसे मोटा पैसा वसूली करते हैं। आइए हम इस बात को एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। एक बच्चा जब एग्जाम पास करके वो नेक्स्ट क्लास में जाता है तो नेक्स्ट क्लास में जाने के बाद भी उसे दोबारा से एडमिशन फीस ली जाती है। और जब बहुत सारे पेरेंट्स का यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ कि हम अपने बच्चों का दोबारा एडमिशन नहीं करा रहे हैं, तो इस फीस को एनुअल फीस का नाम देकर उसे बदल दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जो फीस के जो स्ट्रक्चर को जब मैंने पता किया, देखा, तब मुझे पता चला कि अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से फीस वसूल करते हैं। जैसे एनुअल चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्जेस, पिकनिक चार्जेस और इसके अलावा पार्किंग शुल्क। पार्किंग चार्जेस जो होते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नियम है कि कोई भी बच्चा 18 वर्ष की उम्र से पहले वाहन नहीं चला सकता, लेकिन स्कूल इसके अलावा कई बार स्टूडेंट से पार्किंग शुल्क भी वसूल करता है, जो कि एक तरह से अवैध है। इसके अलावा पिकनिक ट्रिप चार्जेस, स्कूल वाले अपने बच्चों को कई बार एजुकेशन पिकनिक ट्रिप पर ले जाते हैं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। इसके अलावा ट्यूशन फी और साथ साथ लाइब्रेरी चार्जेस। और लाइब्रेरी चार्जेस में भी स्टूडेंट जो पे करता है वो सिर्फ स्कूल के टाइम पर ही उसका पैसा देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग तरीके बना रखे हैं जहां से पेरेंट से पैसा वसूला जाता है। जब एक स्टूडेंट अपग्रेड होके अगली क्लास में जाता है तो पिछली क्लास की बची हुई जो नोटबुक है ना, वो भी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि नई नोटबुक का पैटर्न आ जाता है जिसको पहचानने के लिए टीचर्स ने डिजाइन किया हुआ है, स्कूल ने डिजाइन किया हुआ है नए तरीका, लाइन पैटर्न, नया कलर कॉम्बिनेशन, और पिछली नोटबुक्स को वो आउटडेटेड कर दिया जाता है और आपको नई नोटबुक खरीदनी पड़ती है। और ये जो नोटबुक हैं वो एक पब्लिशर से या फिर प्रिंटिंग प्रेस से इस आधार पर बनवाई जाती है कि इस तरह के पैटर्न और डिजाइन की नोटबुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, ताकि स्कूल उसको ऊंचे दामों पर स्टूडेंट्स को बेच सके। जबकि कंपैरेटिवली अमेरिका जैसा जो देश है ना, जो बहुत विकसित है, वहाँ विकसित होने के बावजूद भी जब वहाँ पर एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर दूसरी क्लास में जाता है तो उसकी बुक्स पिछले क्लास के बच्चों को काम आ जाता है। एक तरह से बुक्स कभी भी वेस्ट नहीं होती और नोटबुक वो भी यूज हो जाती है। एक तरफ तो हमारी देश की सरकार ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोग लार्ज नंबर ऑफ बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जितनी ज्यादा नोटबुक सेल होंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट और रेवेन्यू मॉडल बढ़ता जाएगा। दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों का माहौल तो ऐसा हो गया है कि स्कूलों में सब कुछ तो बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छी यूनिफॉर्म, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी एयर कंडीशनिंग, अच्छी प्लेइंग फैसिलिटीज, और नहीं मिलेगा तो सिर्फ एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन। उसके लिए हमें बाहर ट्यूशन लगानी पड़ती है या फिर अपने स्कूल टीचर से ही होम क्लासेस या ग्रुप क्लासेस लेनी पड़ती है। दोस्तों, आपको पता है क्या, आज भारत में पढ़ने वाले बच्चों के 54% बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट में पढ़ रहे हैं और 21% बच्चे लोकल बॉडीज के पास पढ़ रहे हैं, जबकि 25% बच्चे
प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। सरकार इन निजी स्कूल्स को बहुत कम कीमत पर जगह उपलब्ध करा देती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडीज भी देती है ताकि ये लोग EWS के स्टूडेंट्स को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर सकें। लेकिन AW का कोई स्टूडेंट सही तरीके से उसका बेनिफिट नहीं ले पाता है। अगर कोई स्टूडेंट यानी कि इकोनॉमिक का कोई जो स्टूडेंट होगा तो गलती से इसमें एडमिशन ले भी लेता है ना, तो स्कूल के बाकी खर्चों के बोझ के तले उसके माँ बाप दब जाते हैं। ऐसे में इस गोरख धंधे के माध्यम से EWS में भी अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ लेते हैं। सरकार हमारे देश के स्टूडेंट्स के शैक्षिक विकास के लिए बहुत अधिक बेनिफिट इन प्राइवेट स्कूलों को देती है ताकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अधिक हो सके। आज नीदरलैंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि भारत एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और यहाँ के स्टूडेंट्स का नाम कहीं इस लिस्ट में है भी नहीं। मैं सभी प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टीम या सोसाइटी के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सुधार करें ताकि हर एक व्यक्ति आसानी से उसको अफोर्ड कर सके और शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हो सके। दोस्तों, शिक्षा का जितना प्रचार और प्रसार होगा, टेक्नोलॉजी में हमारा देश उतना ही आगे होगा और जितना ही हमारा देश आगे होगा उतना आर्थिक विकास होगा। दोस्तों, इसीलिए ज़रूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की, फीस स्ट्रक्चर को दोबारा से डिज़ाइन करने की और EWS स्कीम का बेनिफिट सही से तरीके से EWS लोगों को पहुंचाने की। फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट के साथ में शेयर करें जो कहीं ना कहीं निजी स्कूल में पढ़ रहा है या फिर निजी स्कूल के गोरख धंधे में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। इसीलिए इस वीडियो को पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ भी आप जरूर शेयर करें। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न है ना या कोई सुझाव है तो उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पाल आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।